मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ संविधान निर्माण को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे एक नए पॉइंट संविधान सभा से। अब तक हमने संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान का निर्माण करने की ज़रूरत जो हमें महसूस हुई, उसके लिए हमने किन देशों के संविधानों से प्रेरणा ली और फिर उस संविधान को कैसे तैयार करते हैं, आइए आज हम उसी के बारे में जानते हैं। आज हम यहाँ जान रहे हैं कि जो संविधान सभा है वो क्या होती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो सभा संविधान लिखने का काम करती है, उसको क्या कहा जाता है, संविधान सभा कहते हैं। और हम भारतीय संदर्भ में अगर इसको देखें तो भारत के अंदर जुलाई 1996 इम्पोर्टेंट पर्सन है, चुनाव हुए संविधान सभा के। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंदर संविधान जो सभा बनी थी उसके अंदर जो शामिल प्रतिनिधि थे उनका चुनाव कब हुआ, तो जुलाई 1946 में। उसके बाद इसकी पहली बैठक, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, पहली बैठक। उसके ठीक 4 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 13 दिसंबर 1946 और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये वो व्यक्ति थे जिसकी अध्यक्षता के अंदर इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पारित किया गया। और ठीक 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 2 भागों में बटा। आप सभी जानते हैं, भारत व पाकिस्तान। यानी कि जब चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, तो जो संविधान सभा बनी थी वो पूर्ण भारत की बनी थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा का गठन हो गया था 15 अगस्त 1947 से पहले, और जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ तो संविधान सभा भी 2 भागों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, क्योंकि अब दोनों राष्ट्र अलग अलग हो गए थे। एक हिंदू का प्रतिनिधित्व कर रहा था, दूसरा किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, मुस्लिम का। तो एक संविधान सभा के द्वारा उनका संविधान बनाया जाना पॉसिबल नहीं था। तो शुरुआती दौर के अंदर जब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, वो अब घटकर कितनी होगी, 299। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि संविधान का निर्माण जब करने वाली भारतीय जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 299 यानी कि 299। और इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान को तैयार किया और वो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हम कौन से दिवस के रूप में बनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण जो है लोगों की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, मैं थोड़ा सा इनसे अवगत आपको करवा दूं। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जो संविधान सभा के मुखिया थे
और भारत के पहले राष्ट्रपति भी ये जो है बने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो व्यक्ति, ये सारे के सारे संविधान सभा में शामिल थे, टीटी कृष्णमचारी। ये तमिलनाडु से आते थे और प्रारूप समिति, जिसका मुखिया भीमराव अंबेडकर था, उसके सदस्य थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो व्यक्ति है आपके पास, ये आ रहा है अबुल कलाम आज़ाद। हालांकि इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ, तो एक बहुत अच्छे जो है शिक्षाविद थे और भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बना था उसमें पहले शिक्षा मंत्री भी ये व्यक्ति बने थे। इसके अलावा सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये भी जो है शामिल थी। इसके अलावा इस व्यक्ति से तो आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे ही, ये किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, और ये व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। और ये जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें गृह मंत्री भी थे, सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। वकील के रूप में इन्होंने अपना जो है करियर शुरू किया था, और बाद में ये भारत के क्या बने थे, पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने अपना योगदान जो है भारतीय संविधान सभा को बनाने में दिया था। उसके बाद के अंदर ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं सामने, जयपाल सिंह आपको दिखाई दे रहा है, झारखंड से आते थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान भी थे। उसके बाद में एसजी मुखर्जी, इनका जन्म बंगाल में हुआ था, ये भी संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। इन सभी लोगों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया, और जो संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया गया था, आज 50 साल हो गए हैं, फिर भी हम इस संविधान को यूं का यूं मानते हैं। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि संविधान सिर्फ हमारे संविधान सभा के सदस्यों का ही विचार नहीं देता है, संविधान सभा के विचारों का समूह नहीं है, ये विचारों का समूह मात्र नहीं है। कि हम इसे क्यों मानते हैं, भारतीय जो संविधान है वो संविधान सभा के विचारों का समूह नहीं है, बल्कि किसका है, संपूर्ण भारतीय नागरिकों का। क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको जो है लोकतांत्रिक तरीके से क्या किया गया था, चुना गया था। हालांकि उस टाइम में वयस्क मताधिकार नहीं था, भारत के अंदर क्या नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए भारत के लोगों ने जो अपने जनता के प्रतिनिधि चुने थे, उन्हीं प्रतिनिधियों ने इन संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया था, चुनाव किया था। और इसके अंदर जो है बहुत से सामाजिक समूह, राजनीतिक समूह इसके अंदर आए थे। इसके अलावा बहुत से सामाजिक और राजनीतिक समूह ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किए थे संविधान के अंदर, और बहुत सी विषयों के ऊपर जो है सहमति भी नहीं बनी थी। तो हम कई देशों के अंदर अगर हम देखेंगे इसके कंपैरिजन में, तो उनका जो संविधान है वो किताब मात्र ही रह गया, एक पुस्तक मात्र, एक कागज का टुकड़ा है। वहां के लोग उनके संविधान को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जबकि भारत के अंदर जो है हमारे संविधान के ऊपर किसी भी व्यक्ति ने आज तक उंगली उठाने का काम नहीं किया है। तो ये भारतीय संविधान की असाधारण उपलब्धि है। सबसे पहली बात है ये कि जो संविधान का निर्माण किया गया था वो जनता के लोगों ने किया था, जनता जो थी समाज की, उन लोगों ने मिलकर के किया था। जबकि दूसरा हमारा जो कारण है वो हमारे पास क्या था कि भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये क्यों कर रहा था भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व? क्योंकि इसके अंदर जो चुनाव हुआ था, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रत्यक्ष ढंग से नहीं हुआ था, जनता ने उसके अंदर हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रांतीय असेंबलियों के अंदर जो सदस्य भेजे गए थे वो किसी न किसी समय में जनता के द्वारा क्या किए गए थे, चुने गए थे। और उसके अंदर सभी जो भौगोलिक क्षेत्र थे भारत के, उन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिला हुआ था उन प्रांतीय सभा के अंदर। तो राष्ट्रीय आंदोलन की जब अगुवाई कर रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो स्वयं कांग्रेस के अंदर भी बहुत से राजनीतिक दलों और विचारों के लोग थे, और सभा में कई ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। जैसे कि भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बाद में अपना एक अलग से दलित एसोसिएशन बना ली थी। तो इसके अलावा सामाजिक रूप से इस सभा के अंदर विभिन्न जाति, समूह, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। अगर भारतीय संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए भी अगर हम करते तो उसका स्वरूप ऐसा ही होता, क्योंकि भिन्न भिन्न जातियों से लोग चुन करके आते, वो उन जातियों के लोग आज भी जो है संविधान सभा के अंदर क्या थे, मौजूद थे। तो इसलिए अगर संविधान सभा ने अगर कोई काम किया है तो वो संविधान सभा संविधान की पवित्रता और उसको वैधता देता है। संविधान सभा का जो काम था वो काफी व्यवस्थित था, खुला था। उसके लिए क्या किया गया था, प्रारूप समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? प्रारूप समिति। और उस प्रारूप समिति का दूसरा नाम था ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी। और इसके मुखिया थे बी आर
अंबेडकर, जिसका पूरा नाम था भीमराव अंबेडकर। और सारे के सारे जितने भी धाराएं संविधान में जोड़ी गई थी, उन सारी धाराओं के ऊपर पहले क्या किया जाता था? वाद विवाद किया जाता था। उसके ऊपर क्या की जाती थी? चर्चा की जाती थी। और लगभग इन 3 वर्षों के दौरान 114 दिन की गंभीर चर्चाएं हुई। इन दिनों में 114 बार क्या हुई थी? गंभीर जो है चर्चाएं की गई थी हर विषय के ऊपर। जहां भी उन्हें विरोधाभास लगता था, हर शब्द की और जो प्रस्तावना के ऊपर चर्चाएं हुई थी, उन सब को क्या किया गया था? रिकॉर्ड किया गया। क्या किया गया? रिकॉर्ड किया गया। और वो रिकॉर्ड आज भी हमारे पास मौजूद है, जिसका नाम है, उसका किस नाम से जाना जाता है? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 खंड, मोटे मोटे खंड है इसके। मतलब जितना भारतीय संविधान को बनाने में बहस हुई, बैठकें हुई, जिनके अंदर लोगों ने विचार विमर्श किया, वो करीबन 12 मोटे खंडों के अंदर क्या है? प्रस्तावित है। उससे हमें यह पता लग जाता है कि भारत का जो संविधान है वो कितना महत्वपूर्ण है। बहुत मशक्कत के बाद जो है इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो आ जाता है, जो भारतीय संविधान है उसके बुनियादी मूल्य कौन से हैं? जो हमने संविधान बनाया उसके अंदर हमने कौन से बुनियादी तथ्यों को शामिल किया, जिसके बेस के ऊपर हमने भारतीय संविधान को बनाया? या हम कह सकते हैं वो कौन सा दर्शन था जिस दर्शन ने भारतीय संविधान की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो हम किताब के अंदर विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे, इस पाठ में सिर्फ हम यही जानेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। तो ये काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारे पास क्या है? संविधान के विचारों को पढ़ के, कि संविधान संबंधी जो विचार हमें दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान में लिखे गए हैं, उन सब को हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। और संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कुछ भी कहता है उसे पढ़ना उतना ही क्या है? जरूरी है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? संविधान की किसको पढ़ लेना चाहिए? प्रस्तावना को। अगर हम संविधान के मूल दर्शन को जानना चाहते हैं तो संविधान की शुरुआत जो है हमारी है वो किससे होती है? एक प्रस्तावना से होती है। और अगर हम उस प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो हम संविधान के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से क्या कर जाएंगे? जान लेंगे कि उसके बुनियादी जो तत्व हैं वो क्या है। क्योंकि उनके अंदर हमने भारतीय संविधान को लोकतंत्रात्मक कहा है, गणतंत्रात्मक कहा है, पथनिरपेक्ष कहा है, समाजवादी कहा है, अवसर की समानता दी है, भाईचारे और बंधुत्व को दिया है। तो आइए हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है सपने और वायदे। अब भारतीय संविधान के निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम नहीं है, और वो नाम हर किसी को देखने को मिलेगा। यहां कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे। तो बड़ी हैरानी थी लोगों को कि संविधान सभा के अंदर महात्मा गांधी नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे, महात्मा गांधी जरूर संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन उनके विचारों के अनुयायी सारे सदस्य थे। कांग्रेस के जितने सदस्य शामिल हुए थे संविधान सभा में, वो सभी के सभी लोग किसके विचारों का अनुसरण कर रहे थे? महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण कर रहे थे। और महात्मा गांधी की यंग जो पत्रिका थी, उसने 1931 के अंदर संविधान की जो समीक्षा की थी, उस समीक्षा के अंदर लिखा भी था। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में क्या किया था? लिखा था। उसने लिखा है, देखिए, कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे सभी गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं हूंगा। उसने यंग इंडिया के अंदर ये चीजें क्या की थी? प्रकाशित की गई थी। और भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का जो सपना था वो किसके मन में था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। किसके मन में था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से जो है संविधान सभा में क्या की जाए? व्यवस्था की जाए।
इसलिए संविधान निर्माण के अंदर जो प्रारूप समिति थी उसका मुखिया भी किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और उसने अपना पूर्णतः कोशिश की कि जो सामाजिक असमानता है उसको कैसे दूर किया जाए। हालांकि अगर हम गांधी के नजरिए को और भीमराव अंबेडकर के नजरिए को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन हुई थी उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी सदस्य ने भाग नहीं लिया था, तब भी भीमराव अंबेडकर लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। और आखिरकार 1932 के अंदर गांधी और इसके बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूना समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, क्योंकि अंबेडकर जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए, दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। वो ये चाहते थे कि दलित अपना अलग ही व्यक्ति का क्या करे? चुनाव करे। तो महात्मा गांधी ने कहा इससे तो देश के अंदर जातीय संकट पैदा हो जाएगा। तो इसलिए महात्मा गांधी ने वकालत की कि आपके लिए हम क्या कर देंगे? सीटें आरक्षित कर देंगे। और तब से आज तक भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर क्या की गई है? सीटें आरक्षित की गई है। तो दोनों के अंदर काफी जो है मतभेद हमें यहां पर दिखाई दिया जाता है। ये देखिएगा भीमराव अंबेडकर, यहां आप देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, ये महत्वपूर्ण वो व्यक्ति थे जो संविधान सभा के निर्माण में अपना क्या दे रहे थे? योगदान दे रहे थे। यहां भी आप देख सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने जनसंघ की स्थापना की थी, जिसके ऊपर आज बीजेपी पार्टी खड़ी है। उसके अलावा यहां ऊपर भी देख सकते हैं आप कन्हैयालाल मुंशी, के.एम. मुंशी इसका नाम है। ये भी जो है संविधान सभा की जो निर्माता जो समिति थी उसके अंदर जो है सदस्य थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है संविधान का दर्शन, कि हम संविधान के दर्शन को कहां से देख सकते हैं। तो जिन मूल्यों से स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली, भारतीय लोगों ने देश को आजादी दिलाने के लिए जो है क्या लड़ा था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। और उसी संग्राम से जो है भारतीय जो संविधान सभा थी उनको लोगों को प्रेरणा मिली, और इस जांच और परख के भारतीय लोकतंत्र का क्या बना? वो आधार बना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर इनको क्या किया गया? शामिल किया गया। और भारतीय संविधान की सारी जो धाराएं हैं वो इसी के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। मैंने आपको पहले बता दिया था भारतीय संविधान की जो शुरुआत है उसकी उद्देशिका उसकी प्रस्तावना से होती है। और यह प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के लिए, क्योंकि यहां पर आप दो देशों के संविधान को देख सकते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, उसकी उद्देशिका है, और ये साउथ अफ्रीका का संविधान है, उसकी उद्देशिका है, उसकी प्रस्तावना। और यहाँ दोनों ही देशों की जो प्रस्तावना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, हम सभी लोग, और यहाँ हम दक्षिणी अफ्रीका के लोग। तो भारत की क्या होती है? हम भारत के लोग। इनसे हमने क्या लिया? प्रेरणा ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रस्तावना उससे प्रेरणा लेकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या किया गया था? लिखा गया था। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है। तो भारतीय जो प्रस्तावना जो लिखी गई थी संविधान की शुरुआत के अंदर, आइए हम सबसे पहले भारत की प्रस्तावना को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़े। अगर हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लिया, उसमें आए हुए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को अगर हमने समझ लिया, तो फिर हम संविधान के मूल भाव को क्या कर जाएंगे? समझ जाएंगे। क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें वो दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। और यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन का परीक्षण करता है, और परीक्षण करता है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि अगर किसी भी मसले के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंदर कोई संशय पैदा हो जाता है और वो किसी भी समस्या में फंस जाते हैं, तो उस समस्या का हल ढूंढने के लिए वो किसकी तरफ देखते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तरफ। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना उस फैसले के अंदर जो भी उनको दिशा निर्देश देती है उसको लागू कर दिया जाता है। इसलिए समस्या से बाहर निकालती, इसलिए ये क्या है? उस ताले की क्या है? चाबी है। इसलिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की क्या बोला जाता है? कुंजी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अब आइए हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रस्तावना आपके लिए। एक एक शब्द जो इसके अंदर दिया गया है
वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम सोच नहीं सकते। ये कहता है कि भारत का संविधान उद्देशिका, देखिए हम भारत के लोग, अमेरिका की कहां से शुरू होती है, हम अमेरिका के लोग भारत को क्या बनाएंगे, एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न। प्रभुता संपन्न का मतलब होता है जिसकी सत्ता के ऊपर किसी दूसरे राज्य का नियंत्रण ना हो। समाजवादी का मतलब होता है समाज के अंदर उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर पूरे समाज का अधिकार होगा। पथनिरपेक्ष, पथनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, कि भारत के अंदर जो सरकारें बनेगी उसका चुनाव वयस्क मताधिकार के तहत किया जाएगा। और गणराज्य, गणराज्य का अर्थ होता है राज्यों का एक समूह है, राज्यों का एक क्या है, समूह है, और उन्हीं राज्यों के समूह से जो है देश का मुखिया चुनाव जीतेगा, जिसे देश का संवैधानिक मुखिया बनाया जाएगा, और उसका नाम क्या होगा, राष्ट्रपति। और भारत के अंदर राष्ट्रपति का भी क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। उसके समस्त नागरिकों को क्या दिए जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सबको बराबरी का अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या दी जाएगी, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी जाएगी। और उन सब व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मा अर्पित करते हैं। तो सारे की सारा जो निचोड़ है भारतीय संविधान का वो किस में आ गया है, इस प्रस्तावना में आ गया है। तो प्रत्येक बच्चे को भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो आता है पॉइंट, वो आता है संस्थाओं का स्वरूप, कि जो हमारी संस्थाएं हैं उनका स्वरूप क्या होगा। हालांकि हम इस पाठ के अंदर संस्थाओं के स्वरूप के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे जो पाठ आएंगे उनके अंदर हम जो है, जो अध्याय आएंगे उनके अंदर जो है हम महत्वपूर्ण जो है बातों के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। संस्थाओं के कामकाज को देखेंगे, लोकतांत्रिक अधिकार को देखेंगे, चुनावी राजनीति को देखेंगे। लेकिन यहां पर हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं संविधान के उन मूल्यों का जो संस्थागत रूप देने की कोशिश करते हैं, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश जो हिस्सा है इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। जो व्यवस्थाएं भारत के अंदर प्रशासन को चलाएगी, यह बहुत ही लंबा और विस्तृत जो है दस्तावेज, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की भी क्या पड़ती है, जरूरत। भारतीय संविधान की खास बात है ये, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, संविधान में संशोधन। संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और क्यों, क्योंकि समय के साथ जो है लोगों के अधिकार बढ़ते जाते हैं, उनकी मांग जो बढ़ती जाती है, तो उनको संविधान के अंदर कैसे समाहित करें, तो उसके लिए जो प्रावधान हमने किया उसको हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन। यानी कि स्थायी और नए बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देख सकते हैं भारतीय संविधान को। हम भारतीय संविधान के अंदर समय के अनुसार क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, और उस बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संविधान संशोधन कहते हैं। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 368, इसके तहत जो है क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है 3 तरीके से। कितने तरीके से किया जाता है, 3 तरीके से हम जो है भारतीय संविधान का क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो चीज है वो संस्थाओं के स्वरूप के निर्धारण में भी काम आता है। तो संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ेंगे तो इसे समझना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी संस्थाओं के जो बुनियादी स्वरूप है उसको समझने के लिए जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वही नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का क्या किया जाएगा, चुनाव। शासक हम कैसे चुनेंगे, किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन फैसले लेगा, और साथ ही नागरिकों के भी कुछ अधिकार हमने स्पष्ट कर दिए हैं। वो कौन से हैं, मौलिक अधिकार दे दिए हमने लोगों को। और ये अधिकार जो है वो किसकी शक्ति को सीमित करते हैं, सरकार की। सरकार की शक्ति को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। उसके ऊपर क्या लगाते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, क्योंकि सरकार उसके मौलिक अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकती है। तो बाकी के जो हमारे अध्याय मैंने अभी आपको बताया है, जो आगे बचे हुए हैं, चुनावी राजनीति, इसके अलावा जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं, और इसके अलावा संस्थाओं का कामकाज भारत में कैसा होता है, उनके ऊपर हम अगले अध्यायों के अंदर जो है नजर डालेंगे। उन सारे जो संवैधानिक जो प्रावधान है उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन यह किताब जो है भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी जो प्रमुख संस्थाएं और व्यवस्थाओं को नहीं समेट सकती, क्योंकि एक पाठ्य पुस्तक के अंदर उन संस्थाओं का वर्णन करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण पहलू है उनके ऊपर हम इस बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। रंग भेद, अफ्रीका के अंदर हमने पढ़ा था
1948 से लेकर के 1989 के बीच काले लोगों के साथ जो नस्ली अलगाव हो रहा था, नस्ली जो भेदभाव हो रहा था गोरे और काले के बीच में, उसको रंग भेद बोला गया था। धारा, किसी भी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद, जैसे कि भारतीय संविधान में हम धाराओं की बात करते हैं कि उसमें 395 अनुच्छेद हैं, तो वो किसी न किसी जो है व्यवहार को क्या करती है, बताती है, तो वो खास जो है दस्तावेज का हिस्सा होती है। संविधान के बारे में हमने पढ़ा था कि देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसमें किसी भी देश की राजनीति और समाज में चलने वाले मौलिक क्या होते हैं, कानून होते हैं, जिसके तहत जो है हम किसी भी व्यक्ति की शक्ति और उसकी सत्ता को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें कौन बताता है, संविधान बताता है। उसके बाद अभी हमने चर्चा की थी संविधान संशोधन, तो देश की जो सर्वोच्च विधायी संस्था होती है उसे देश के संविधान में क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। उन्हीं बदलावों को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक संशोधन कहते हैं। भारतीय संविधान के अंदर जो हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, उन बदलावों को हम क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। उसके बाद में संविधान सभा भी हमने चर्चा की थी, जनप्रतिनिधियों की वो सभा जो क्या लिखने का काम करती है, संविधान लिखने का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रारूप, तो किसी भी दस्तावेज का प्रारंभिक स्वरूप कैसा होगा, उसका ड्राफ्ट कैसे बनेगा, उसी ड्राफ्ट के आधार पर उस चीज को लिखा जाता है। दर्शन, दर्शन का मतलब होता है कि सोच और काम को दिशा देने वाला बुनियादी विचार। जो हम काम कर रहे हैं, संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे, तो उसको निर्धारण करने वाले जो विचार थे उनको दर्शन कहा जाता है। उसके बाद है प्रस्तावना, तो संविधान का वो पहला कथन जिससे किसी भी देश के संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो भारतीय संविधान की शुरुआत बाद में होती है, सबसे पहले क्या आती है, प्रस्तावना। वो आगे के सारे संविधान का क्या होती है, निचोड़ होती है। उसके बाद है देशद्रोह, तो ये क्या होता है, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने की, गुनाह करना, उसका अपराध करना, जैसे कि अफ्रीका के अंदर नेशनल मंडेला ने किया था कि वो गोरों और कालों के बीच जो भेद था उसको मिटाने का क्या कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। आइए अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्नों के ऊपर जो है नजर डालते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में कोई गलती है पहचाने और इस आधार पर उसको ठीक करें, इस पाठ के आधार पर। तो पहली जो है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग जो है खुला रखा, तो ये गलत है। ये तो स्पष्ट था कि लोकतंत्र तो है ही है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या नहीं बल्कि होगी ही, सीधी सी बात थी। मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट पेश की थी, नेहरू रिपोर्ट, उसके अंदर भी ये चीजें थी, तो ये गलत थी। उसके बाद दूसरा है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे, तो ये बात भी गलत है। बहुत से ऐसे सदस्य थे जैसे कि भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे। विभिन्न समूह और जातियों के लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है विचारों पर सहमत नहीं हो रहे थे। तीसरा है, जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, गलत बात है। सऊदी अरब में संविधान है लेकिन वहां पर लोकतंत्र नहीं है। उसके बाद है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, गलत। इसमें बदलाव किया जा सकता है, समय के अनुसार हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, संसद के द्वारा इसमें संशोधन करने का अधिकार है संसद को। उसके बाद है सेकंड, दक्षिणी अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में उसमें कौन से टकराव सबसे महत्वपूर्ण थे, तो सबसे पहला है दक्षिणी अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, नहीं था, गलत है। स्त्री और पुरुषों का नहीं था, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत नहीं था। जो सारी बातें वो क्या थी, वो थी गोरे जो अल्पसंख्यक है और अश्वेतों के बीच में दिक्कत थी। उसके बाद तीसरा हमारे पास, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, तो कौन सा नहीं रहेगा, शासन प्रमुख के नाम से नहीं चलाया जाएगा। देश का जो प्रशासन है वो व्यक्ति के नाम से नहीं चलाया जाएगा बल्कि उसके पद के नाम से जो है चलाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 आता है, इसको भी हम ध्यानपूर्वक यहां देखेंगे। संविधान निर्माण में नेताओं ने जो भूमिका निभाई उनका मेल बिठाइए। तो मोतीलाल नेहरू, अभी हम बात कर रहे थे, उसने तो 1928 के अंदर संविधान जो है बनाया था। उसके बाद में BR अंबेडकर हमारे किसके थे, प्रारूप जो समिति थे उसके मुखिया थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू की नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दे। पहला तो था, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। क्यों कहा था, क्योंकि उन्हें अभी बहुत से वायदे पूरे करने थे। बहुत से वायदे क्या करने थे, पूरे करने थे। नए भारत के सपनों में किस तरह विश्व से जुड़े, तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि भारत और उसके लोगों को
सबसे अधिक जो है मानवता की सेवा में अपने आप को क्या कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद वे संविधान निर्माताओं को क्या शपथ दिलवाना चाहते थे, वे चाहते थे कि दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा में स्वयं को क्या कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद ही हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे, तो महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। महात्मा गांधी ने यह काम किया था, सारी उम्र उसने जो है लोगों के आंसू पोंछने का काम किया। उसके बाद नंबर 6, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ आपस में मिलकर उनको दोबारा जो है लिखिए। संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। फैसले लेने का जो सर्वोच्च अधिकार होगा वो लोगों के पास होगा। किसके पास होगा, लोगों के पास। गणतंत्र किसे कहते हैं, शासन प्रमुख एक क्या होगा, चुना हुआ व्यक्ति। शासन प्रमुख क्या होगा, एक चुना हुआ व्यक्ति। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, लोगों का आपस में क्या करना, परिवार की तरीके से रहना। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है किसी भी सरकार के द्वारा धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी, वो क्या करेगी, सभी धर्मों को क्या मानेगी, समान मानेगी। इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। आप सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को जो अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके अंदर आई हुई जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे और उन्हें याद करेंगे। थैंक यू।